लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, एक तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि जो कल का जो प्रेस्टीज था, उसका जो सेकंड पैरा था, एक्चुअली वो पहला पैरा था। मैंने कल अपने चैनल पर जब रीपर दिया, तो जी। उसमें मैंने आगाज़ ही इस बात से किया था कि जो सेकंड पैरा है, उसको पैरा 1 समझा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो टॉप सिटी वाला मामला है, कोई बहुत ही छोटा मामला था। देखिए मैं काफ़ी अर्सा पुरानी बात है, अब मेरे एक दोस्त एक अखबार के एडिटर हुआ करते थे, उनके कोई अज़ीज़ यहाँ आए, वो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस करना चाहते थे। फिर वो उन्होंने जनरल फैज़ से जुड़ी एक शख्सियत का नाम लिया कि जी वो तंग करती है, और उन्होंने पता नहीं कितने शायद कोई 1 अरब रुपए बता रहे थे कि जी इतना मैंने खर्च कर दिया है, लेकिन वो मेरे काम नहीं हो रहे। तो मैंने कहा कि जी वो शख्सियत तो इस्लामाबाद में नहीं होती, वो तो करीब के किसी ज़िले में होती हैं। तो उन्होंने कहा बस अब क्या करें, वो इस्लामाबाद में तो उनके बड़े भाई होते हैं, और इस तरह की बात उन्होंने की, और फिर वो बंद करके तो कहीं दुबई-शुबई चले गए। तो हुँ। ये खाली वो टॉप सिटी का मामला नहीं था, एक तो बियॉन्ड टॉप सिटी भी कुछ मामलात हैं। लेकिन उसमें जो जो इश्यू है टॉप सिटी वाले में, अगर आप उसको गौर से देखें, उसकी तफ़सीलात को, एक तो ये था कि पहले तो टॉप सिटी से असला बरामद किया गया, और वो असला बड़ा जदीद असला था जो नॉर्मली बाज़ार में नहीं मिलता। वो कराची में, हैदराबाद में वो बंदूक वाला है, मैं अक्सर उनके यहाँ जाया करता हूँ, जब भी कराची हैदराबाद जाता हूँ। असला सप्लायर है, तो उस तरह का असला जो मुइज़ खान के यहाँ से बरामद हुआ था, वो पहले कभी नहीं बरामद हुआ था। फिर उन्हीं दिनों में ये इत्तलात आ गई थी कि उनसे कुछ रकम माँगी गई है, छापे से पहले, और वो रकम किससे माँगी है, वो मुइज़ खान ने फिर अपनी जो दरख़्वास्त थी उनकी, उसमें भी उनको बता दिया था। फिर ज़रा मुइज़ खान का बैकग्राउंड भी देखिए कि वो जो आप वाले कायद थे कराची वाले, उनके बड़े करीब हुआ करते थे, एक ज़माने में उनके फाइनेंसर भी थे। तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त चल रही थी, और मुइज़ खान ने अलबत्ता एक जुर्रत का मुज़ाहरा किया, उसमें बाय द वे हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त भी बादशाह उसके बन गए थे। अमन अखबार के यहाँ नुमाइंदे थे, वो भी टॉप सिटी में कुछ अरसा गिरफ्तार रहे थे, फिर उनको, वो चूँकि मिडल क्लास आदमी थे, तो उनको छोड़ दिया था, वो बहुत छोटे से पार्टनर बादशाह बन गए, तो भी बाहर आ गए थे। लेकिन वो बहुत छोटा मामला नहीं है, उसमें बहुत सारी संजीदा शिकायत है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, बीइंग द सर्विंग चीफ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। ठीक है ठीक ना? है, बिल्कुल ये बहुत दुरुस्त संजीदा बिल्कुल मामला दुरुस्त नहीं बात है। है। हुँ। या लेकिन इसके साथ-साथ वो मैंने कल फिर पूछा किसी से, 3-4 लोगों को मैंने फ़ोन किया, तो मैं एग्ज़ैक्टली कोट अनकोट में आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपको क्या समझ आई है? मैंने कहा जी मुझे तो 9 में ही समझ आई है। उन्होंने कहा आप हुँ। बहुत समझदार हैं। एक साहब ने तो कहा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हैं। मैंने कहा इसका मतलब है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट पेश कर रहा हूँ। फिर एक बड़े रहनुमा जो हैं, सियासी रहनुमा, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनके करीब की एक शख्सियत ने मुझे फ़ोन किया, और उन्होंने मुझे कहा, "यार एजाज़ भाई ये क्या हो रहा है?" तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, "ये 9 मई का मामला है।" और बादशाह फिर उनका कॉम्प्लीमेंट भी मुझे इसी तरह का आया। तो बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है कि 9 मई है, लेकिन ये चार्जशीट ज़रा लंबी है। मेरी इत्तला के मुताबिक 10 से 12 नुकात की चार्जशीट है। अच्छा। उस चार्जशीट में जिनको आजकल ख़वारिज का नाम दिया गया है, जिनको लाकर ब बसाया गया था दीर में, स्वात में, और जगहों पर, और जिनका भुगतान आज भुगत रहे हैं। कुछ हुँ। उस तरह के मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड, पॉलिटिकल मैनूवरिंग ड्यूरिंग ऑफिस। वो जो इमरान खान कहते थे, आपको याद है इमरान खान ने 4 इंटरव्यूज़ तो कम से कम मैंने सुने थे, जिसमें एक मुहीद पीरज़ादा को भी था कि ये तो एमके वाले दौड़ जाते थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी दौड़ जाती थी, तो मैं जनरल फैज़ को कहता था, वो इनको पकड़ के लाते थे, फिर हम कानून साज़ी करवाते थे। ख़ास तौर पर जो टीएफ रिलेटेड कानून साज़ी थी, और उसमें उसमें कुछ कवानीन जो बनाए गए थे, वो पर्सन स्पेसिफिक थे अपोज़िशन के लोगों को सामने रखकर। तो वो बहुत सारी पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स के इल्ज़ामात हैं, तो तकरीबन 10 इल्ज़ामात हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी ओके। से रिलेटेड भी कुछ मामलात हैं। तो खाली 9 मई नहीं है। मतलब मैंने जिन लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि मामला बहुत ही संजीदा है, और ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन को पहुँचेगा, क्योंकि मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या सज़ा हो सकेगी? उन्होंने कहा कि हुँ। अगर सज़ा ना होना होती, तो अरेस्ट ना होता। वो जो अच्छा, तहवील में सही। लेना होता है, वो मेरी जी। आपकी ज़बान में अरेस्ट करना ही है ना। तो उनका हुँ। ये कहना था कि बहुत संजीदा मामला है, और मैंने कल ही ये अपने चैनल पर भी बता दिया था, आज भी मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि ये लीड्स इमरान खान तक भी जाएँगी। अच्छा, ये तो कल ख़ैर देखिए जब हमने देखा था एजाज़ साहब, कल जब ये खबर आई थी तो कहा, ये बड़ा एक वाज़ेह पैगाम था, जो कि सामने आया। आसिफ बशीर चौधरी साहब आपने भी देखा जो इन्होंने चार्जशीट का ज़िक्र किया है, हामिद मीर साहब ने तो वॉइस ऑफ अमेरिका
है कि 9 मई का जो मास्टरमाइंड है वो फैज हमीद थे। और मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि इस सब में बेनिफिशियरी, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इनकी अरेस्ट से फायदा हुआ है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपने उनकी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि ये सियासी यतीम हो गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्या मामला सिर्फ जनरल फैज तक ही रुकेगा, 9 मई सबसे बड़ा है, या टॉप सिटी और दीगर चार्जेस हैं वो भी अकेले ये लूप इन होंगे, या जैसे अफसार आलम साहब कह रहे हैं 52 अफसरान और मजीद हैं, ये मामला अब तवील तर होता चला जाएगा? बहुत शुक्रिया मैम नादिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, इसमें जो आपने हामिद मीर साहब की बात की, तो आई एम सॉरी टू से उनकी तो कोई शायद जनरल फैज हमीद के साथ कुछ शायद जाती परखाश भी हो, क्योंकि उन्होंने उनके हवाले से प्रेस क्लब के बाहर भी एक बात की थी जो कि बुनियादी तौर पर गलत थी। तो उनकी बात को तो मैं उसके ऊपर तो तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस सारे मामले को जो मैं पार्लिमान कवर करता हूँ या पॉलिटिकल सारी एक्टिविटीज को हम देखते हैं, अदालतों के अंदर चीजों को देखते हैं, उस पर बड़ा ही ऑब्वियस नजर आ रहा है। और इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है कि जो जनरल फैज हमीद हैं उनको खासा मुश्किल वक्त है उनके ऊपर, और उनको काफी ज्यादा जो है उनके पेज टाइट किए जाएंगे। और ये सारा जो इकदाम लिया गया है, इसमें कुछ बाकी लोगों को, इवन जुडिशरी के कुछ साबिक लोगों को, जिसमें मैं जस्टिस साकिब निसार जो चीफ जस्टिस रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी मौके पे शायद वो भी इस सारे मामले की लपेट में मुझे आते नजर आते हैं। मुझे इमरान खान बड़े ऑब्वियसली नजर आते हैं कुछ चीजों के अंदर। लेकिन देखना यह है कि फैज हमीद इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या रवैया इख्तियार करते हैं, किस कदर ताउन करते हैं, कहाँ तक लोगों का नाम लेते हैं, कहाँ तक वो स्टैंड लेते हैं। अब उनका असल इम्तहान है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सिर्फ अपनी पावर को अब्यूज किया है। बतौर डीजीसी, बतौर डीजीआईएसआई 6-7 साल पाकिस्तान के स्याह और सफेद के मालिक रहे हैं। उनके एक इशारे के ऊपर लोगों ने बड़ी बड़ी डिफिकल्टी उठाई, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई, बड़े बड़े उनके ऊपर करबो बला गुजरे। अब वो मौका है कि अब देखना है, गई, वो हम भूल नहीं सकते जो नैब के सारे हालात थे। आपको याद होगा, टीचर्स, हथकड़ियां लगे हुए लोग, जी। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर तो शायद एक अलहदा से पूरा प्रोग्राम भी किया जाए तो अहाता ना हो सके, सिर्फ अगर नाम गिनवाए जाएं कि जिस तरीके से उन्होंने पावर को अब्यूज किया। और अनफॉर्चुनेटली ये सारा सिस्टम देख रहा था उस वक्त भी, पाकिस्तान की फौज भी देख रही थी, पाकिस्तान की फौज भी देख रही थी, पाकिस्तान की जुडिशरी भी देख रही थी, पाकिस्तान का ये जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट हमारा मीडिया ये भी देख रहा था। और किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि सामने तो आना दूर की बात है कि इसके ऊपर कोई बात कर सके कि किस तरीके से पावर को अब्यूज कर रहा है एक आपका मेजर जनरल और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल। लेकिन मेरे लिए जो अफसोस का बायस है वो आज भी यही है कि डीजीसी को या साबिक डीजीआईएसआई को उस पावर के मिसयूज या अब्यूज पे जो विक्टिम की, अभी मैं कहूंगा कि वो इसलिए सिर्फ अकाउंटेबल किया जा रहा है कि अभी जो मौजूदा सियासी जरूरियात हैं हमारे अस्करी इदारों की और अस्करी क़यादत की, वो शायद पूरी नहीं हो पा रही। तो उसके लिए पिछले लोगों को लाया जा रहा है, क्योंकि फैज हमीद बुरी तरह से सियासत में मुलवस रहे हैं। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की थी कि ये मेरा ख्याल है कि वाहिद हमारे हिस्ट्री के इतने बड़े जासूस थे जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता था, और आर्मी चीफ जितने ही मकबूल थे ये, और स्पाई चीफ भी थे, और इनके नाम का डंका भी बजता था, इनके साइन हुए हुए मुआहदे भी पब्लिक होते थे, इनकी वीडियोस भी आती थी, इनके बयानात भी आते थे। और फिर ये सियासत में इस पूरी तरह मुलव्वस थे कि ये रिटायरमेंट के बाद भी जो है फौज को बामरे मजबूरी जो इनके राब्ते हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नजर नहीं आ रही कि इनके बहुत क्लोज राब्ते थे पीटीआई की टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक, और इसी तरह सोशल मीडिया के लोगों के साथ। और अगर इंक्वायरी में मुझे लगता है कि शायद ये इतना वजन ना सह सके और ये सारी बातें उगल दें। तो अगर इन्होंने ये सारी बातें की तो फिर तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा, और उसमें जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि साबिक जजेस भी इसकी लपेट में आएंगे, और सियासतदान भी आएंगे, और बहुत सारे दूसरे लोग भी आएंगे। और ये मश्क हो सकती है क्योंकि इस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो चाहती है इन सारे लोगों को अकाउंटेबल करना।
और मेरी तो बल्कि हमारे शो में एजाज से भी बात होती थी, इस पे बैठ होती थी, वो कहते थे जनरल फैज हमीद को कुछ नहीं होगा, तो मैं कहता था जनरल फैज हमीद तो फिक्स किया जाएगा, मुझे यूं लगता है, मेरे पास मालूमात नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि इनको फिक्स किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ये मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे थे, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका एक बड़ा रोल था, एक जमात के साथ अलल ऐलान ये जा रहे थे, जिस तरह वर्दी में तो क्योंकि ये एक असाइनमेंट पे थे, कोई भी मेजर 1.25 मेजर जनरल होते हैं आर्मी में, एक मेजर जनरल इतना वो नहीं हो सकता कि वो जो मर्जी चाहे करे, वो तो इनकी फौज की असाइनमेंट थी जो कुछ इन्होंने किया, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो उस वक्त की फौज की असाइनमेंट थी। लेकिन जिस तरह रिटायरमेंट के बाद भी ये उसी सम पे लगे रहे और इन्होंने किसी मसलियत को बालाए ताक नहीं रखा, तो ये रडार पे थे, और खासतौर पे जब से इन्हें क्लीन चिट मिली थी फैजाबाद धरना के कमीशन के बाद, उसके बाद से रडार पे थे, और इनके हवाले से बहुत सारे शवाहिद ऑलरेडी इकट्ठे किए जा चुके हैं।